नमस्कार, मनी मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। हर सप्ताह रविवार को आपके लिए ये पर्सनल फाइनेंस पर आधारित कार्यक्रम लेकर के आते हैं ताकि आप अपनी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम उलझनों को सुलझा सके। 2018 में हमने यही कोशिश की है कि ऐसे सरकार के जो भी फैसले हो जो कि आपके पर्सनल फाइनेंस पर इम्पैक्ट करते हो उसको आपको आसान भाषा में हम लोग समझा सके, उसकी उलझनों को आपको समझा सके। लेकिन 2019 निवेश के लिहाज से किस तरह का रहेगा? 2019 में निवेश की रणनीति बनाने से पहले किन बातों को आप अपने जहन में रखें? नए साल पर नए रेजोल्यूशंस तो लिए ही जाते हैं, लेकिन पर्सनल फाइनेंस या फिर निवेश को लेकर के भी रेजोल्यूशंस लेना बहुत जरूरी है ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो सके। ऐसे में 2019 में आप निवेश की रणनीति कैसे बनाएं? क्या इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट जारी रखें या फिर अपने जो पोर्टफोलियो है उसमें कुछ बदलाव करने की आपको जरूरत पड़ सकती है? इन तमाम मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे और आपको आज के मेहमान से रूबरू करा देते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुज गुप्ता, जो कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट या फिर मार्केट एक्सपर्ट हैं। शुक्रिया अनुज कार्यक्रम में आने के लिए। 2 हॉटलाइन नंबर आप लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। नंबर्स हैं 011-2309-7648 और 2309-7647। इन 2 नंबर्स पर आप अगले आधे घंटे कॉल कर सकते हैं और सीधे अनुज गुप्ता के साथ जोड़ सकते हैं। जो भी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी आपकी उलझन है उसे आप सुलझा सकेंगे। और कोशिश कीजिए कि आप जब भी सवाल करें आपकी जो टेलीविजन सेट की आवाज़ है उसे म्यूट यानी कि बंद रखें। चर्चा की शुरुआत करते हैं कि 2019 में किस तरह की रणनीति हो। अनुज, 2018 हमने काफ़ी शोज भी किए, काफ़ी कुछ हमने समझा भी पर्सनल फाइनेंस के लिहाज से, लेकिन 2019 में क्या एक तरह से स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जहाँ तक हम पर्सनल फाइनेंस की बात करें? कोई भी अपने जहन में क्या कुछ रखे जब वो 1 जनवरी से इन्वेस्टमेंट करने की शुरुआत करे या फिर न्यू ईयर रेजोल्यूशंस ले? देखिए, सबसे पहले तो नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, आपकी टीम को और सभी व्यूअर्स को। देखिए, 2018 इन्वेस्टमेंट पर्पस से काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर हैं उनकी संख्या बढ़ी है। ठीक है। अगर हम पर्सनल फाइनेंस की बात करें, चाहे म्यूचुअल फंड हो या इंश्योरेंस हो या इक्विटी हो या जो भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, तो इसका सीधा असर ये लगता है कि जो लोगों का काम करने का तरीका है, लोगों का इन्वेस्टमेंट करने का नज़रिया है, वो बदला है। ठीक है, राइट। तो मुझे लगता है कि 2019 में भी जो इन्वेस्टमेंट साइड रहेगी वो स्ट्रांग रहेगी। लोगों का जो मानना है मार्केट को लेके या लोगों का जो इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है वो बदलेगा। काफ़ी लोग, अगर हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल से म्यूचुअल फंड की अगर बात करते हैं, तो म्यूचुअल फंड में काफ़ी लोगों ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है। SIP के थ्रू काफ़ी हमने इन्वेस्टमेंट्स देखी हैं। जो AUM है कंपनीज़ का, वो इंक्रीज़ हुआ है। तो मुझे लगता है कि 2019 भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। जो लोगों का इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है वो बदलेगा, लोगों का जो इन्वेस्टमेंट का जो फिगर है वो बदलेगी, AUM है वो इंक्रीज होगा। अब क्वेश्चन आता है कि लोगों को क्या नज़र में रखना चाहिए। हमने पहले भी आपके शो में डिस्कस किया है कि सबसे पहले आदमी को ये देखना चाहिए कि उसके टारगेट्स क्या हैं। ठीक है, उसका मेन मोटिव क्या है इन्वेस्टमेंट को लेके। किसी का मेन मोटिव होता है कि उसका जो अमाउंट है वो ग्रो करे, किसी का मोटिव होता है कि उसको आगे एजुकेशन के लिए चाहिए, किसी का होता है कि उसको अपने बच्चे की मैरिज के लिए चाहिए, किसी का होता है कि उसको बाहर फॉरेन ट्रिप के लिए चाहिए। तो उस हिसाब से उनको टारगेट सेट करना है और उस हिसाब से उनको उस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है जहाँ पर उनको उतनी उसकी रिटर्न दिखाई दे। ठीक है, लेकिन हमने देखा कि जो 2018 हम 2 पार्ट पे डिवाइड करके देख सकते हैं। पहले हाफ में लोगों ने काफ़ी पैसा बनाया, दूसरे हाफ के अंदर मिड कैप और स्मॉल कैप मार्केट्स की काफ़ी पिटाई हुई, शेयर बाजार में भी अच्छी खासी गिरावट हमने देखी। 2019 के अंदर आपको अब क्या लगता है फोकस कहाँ जाना चाहिए? क्या मिड कैप्स पे रखेंगे, क्या लार्ज कैप्स की तरफ आप बढ़ेंगे, या फिर लगता है कि स्मॉल कैप या फिर जो इमर्जिंग जो फंड्स है उसकी तरफ फोकस थोड़ा जाना चाहिए? देखिए, जब हम पर्सनल फाइनेंस की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन है। SIP की अगर हम बात करें तो SIP की अगर हम रिटर्न्स को चेक करें तो एज कंपेयर बाकी फंड्स के काफ़ी अट्रैक्टिव रही हैं, क्योंकि SIP के थ्रू हम देखें तो मार्केट ने 2019 में 2018 में हाइज भी बनाए थे, लोज भी बनाए, और अगर हम देखें तो अब ऑल्सो मॉडरेट पे मार्केट खड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर जिसने इन्वेस्टमेंट SIP के थ्रू किया था तो वहाँ पर जो उसका रिटर्न है बाकी फंड्स के मुकाबले काफ़ी अट्रैक्टिव रहे हैं। तो मेरा अभी भी यही सजेशन है कि अगर आप मार्केट में इक्विटी बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो SIP एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। नहीं तो एक अगर हम एज कंपेयर अगर हम एक प्रोडक्ट को और देखें जहाँ पर हम गोल्ड बॉन्ड की बात करते हैं, जो कि गवर्नमेंट ने भी लॉन्च किया है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, तो साथ में आप इक्विटी मार्केट के साथ साथ आप गवर्नमेंट के जो गोल्ड बॉन्ड्स हैं उसको भी ऐड करना स्टार्ट करें, क्योंकि नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस। तो अगर आप गोल्ड बॉन्ड को भी अपने उसके अंदर ऐड करते हैं तो मुझे लगता है कि जहाँ पर आपका ग्लोबल रिस्क वाली बात आती है वहाँ पर आपका गोल्ड जो है वो उसको
आपको ईज करता हुआ दिखाएगा। लेकिन आपने जो कि गोल्ड बॉन्ड्स की बात की है, यहाँ पे समझना चाहूँगा कि गोल्ड में कितना % आपको लगता है आप इन्वेस्टमेंट का एक्सपोजर रख सकते हैं 2019 की बात कीजिए, क्योंकि कमोडिटीज़ भी काफ़ी हलचल में रह सकती हैं। जी, देखिए अगर हम पिछले 3 साल से देखें तो करीबन गोल्ड के रेट ने करीबन 25% रेगुलर रिटर्न दिया है पिछले 3 साल से अगर हम देखें, और इस साल भी देखें तो करीबन 8 से 9% का रिटर्न गोल्ड ने दिया है। तो मीन्स अगर आपका इन्वेस्टमेंट इक्विटी मार्केट में है और आपका अगर 20 या 30% गोल्ड में होता तो आपका जो 8-9% आपका इक्विटी में जो बीच के मिड सेशन में गया है वो यहाँ पर आपका कवर होता हुआ दिखाई देता। तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो तो आप अगर 20 से 30% आप गोल्ड में अगर डालते हो तो आपका जो भी रिस्क अवर्जन रहता है, क्योंकि जनरली जब भी रिस्क अवर्जन होता है वहाँ हम ग्लोबल की बात करते हैं, और ग्लोबल जो प्रोडक्ट है वो हमेशा हम सेव करते हैं गोल्ड से। तो अगर आपका गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है तो आपका जो रिस्क है मार्केट के अंदर वो यहाँ पर आपका हेज होता हुआ दिखाई देगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अजमेर से पहले कॉलर जुड़ रहे हैं, इनका सवाल ले लेते हैं। नमस्कार सर, कौन बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार, मैं हरिओम गुप्ता अजमेर से बोल रहा हूँ। ठीक है, बताइए। हाँ, मेरा सवाल है कि मैंने SBI लाइफ में ये इंश्योरेंस है जो इसमें एक SBI लाइफ स्मार्ट इलाइफ प्लान गोल्ड ये किया है, इसमें 2 लाख पर ईयर 5 साल के लिए होंगे, 8 साल बाद मिलेगा, तो ये कैसा है, क्या है इसका? ठीक है, मैं समझना चाहूँगा आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पर मंथ, SIP कर रहे हैं या किस तरह से? हाँ, ये पर ईयर है 2 लाख। अच्छा, पर ईयर 2 लाख। ठीक है, 5 बार करना है, 5 साल तक। आप अपने फंड का नाम एक बार वापस दोहराएंगे? SBI का कौन सा फंड है ये? हाँ, ये SBI लाइफ स्मार्ट इलाइफ प्लान गोल्ड ऑप्शन। अच्छा, ये गोल्ड ऑप्शन है। हाँ ठीक है, समझ लेते हैं। इसके अलावा और कोई सवाल आपका? हाँ नहीं, ये मतलब कैसा ठीक है या ऐसे ही है, क्या है इसके बारे में थोड़ा जानकारी है, क्या कुछ है इसमें, या मतलब भविष्य में अच्छा रहेगा या ऐसे ही? ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। अब सवाल इनका आई थिंक जो गोल्ड स्कीम है उसी से जुड़ा हुआ है। आई थिंक SBI का जो है ये फंड जो है, आई थिंक इसका एक्सपोजर गोल्ड के अंदर है। क्या करेंगे जो गोल्ड फंड्स हैं जिसमें आई थिंक जो हमने देखा ETFs भी काफ़ी जो चलते हुए दिखाई दिए थे, किस तरह का आपको लगता है इसमें रणनीति बनानी चाहिए? देखिए गोल्ड फंड है, मुझे लगता है कि ये जो फंड है वो ठीक रहेगा। हालांकि इनका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 2 लाख रुपये पर ईयर का है जो कि 5 साल तक है, तो मुझे लगता है कि जो फंड है ये थोड़ा सा लाइफ इंश्योरेंस से अटैच्ड भी है। तो मुझे लगता है कि इनको ये फंड रखना चाहिए, क्योंकि जो टाइम स्पैन है वो कम है, बट इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2 लाख का है जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है। बट अगर मुझे लगता है कि अगर शॉर्ट टर्म के लिए 5 साल के लिए बता रहे हैं तो मुझे लगता है इनको करना चाहिए, क्योंकि 5 साल के बाद इनको अच्छा रिटर्न मिलेगा। और जो गोल्ड की हम रिटर्न देख रहे हैं, अगर गोल्ड बॉन्ड इन्वेस्टमेंट है इसमें, तो मुझे लगता है कि अच्छा रिटर्न है, तो ये इसमें भी रह सकते हैं। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो ये भी समझेंगे कि जो लोग आज यंग हैं, यंगस्टर्स हैं, जॉब पर जा रहे हैं, सैलरी कमा रहे हैं, लेकिन रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, इस पर बातचीत करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। पहला अक्षर रट लो तो वह से एक विद्वान होगा, पक्की होगी बुनियादें तो हाँ से हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। गहने सुनहरे दुआओं जैसे प्यार से चमके दमकते भरोसे, हाँ रिश्ते नाते मनाते निभाते पहचान बनाए, यादें जगाए, सपने सजाए, दिल में बसाए, सोने से पिरोए जज्बातों। सोना प्यार का प्रतीक है और इस सोने को शुद्ध बनाते हैं हॉलमार्क के ये 4 निशान। हॉलमार्क है तो सोना है। यार कहाँ पर गया तो अरे हो गया क्या भाई? 2 मिनट यहाँ पे, 5 मिनट निकला, 2:30 बजे की मीटिंग, पहले ये तो हो जाए। अरे भाई हो गया क्या? क्या कर दिया गाड़ी को?
Sir, your car is fixed. थैंक यू। जानी बचा लिया था आपने। That's okay, sir. It's my job. काम कितना ही मुश्किल हो, संभाल ही लेती है। ये है नए भारत की नई बेटियां। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। दरवाजा बंद, दरवाजा बंद। क्यों भाई साहब, कहाँ चले? कब से चिल्ला रहे हैं दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद। सुनाई नहीं दे रहा? इधर आइए, इधर घुसिए, अंदर चलिए। हाँ? अरे खुले में शौच जाइएगा तो बीमारी खुल के फैलेगी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। ठीक कह रहे हैं ना? शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। साबुन से हाथ धो लीजिएगा। स्वागत है आपका इस खास पेशकश मनी मंत्र में। और हम लगातार बातचीत कर रहे हैं कि 2019 के अंदर निवेश की रणनीति किस तरह की हो, और आपके लगातार सवाल भी आ रहे हैं। दो और कॉलर हमारे साथ इस समय पर जुड़ रहे हैं। पवन का सवाल लेकिन पहले ले लेते हैं। पवन नमस्कार, आप लाइन पर हैं। नमस्कार। हाँ पवन जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। मुझे ये जानना था कि 2019 में कौन कौन से सेक्टर अच्छा रिटर्न देंगे। ठीक है। मैंने सीमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सीमेंट सेक्टर का एक्सपर्ट का व्यू क्या है। ठीक है, शुक्रिया पवन कॉल करने के लिए। शालिनी का सवाल भी ले लेते हैं, उसके बाद हम दोनों ही सवालों पर चर्चा कर लेंगे। शालिनी, क्या आप लाइन पर हैं इस समय पर हमारे साथ? जी हाँ जी, शालिनी नमस्कार सर। हाँ जी, हाँ अपना सवाल आप कर सकती हैं शालिनी। हाँ नमस्कार सर। हाँ। मैं 51 इयर्स की हूँ और मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। ओके। और मेरी पर एनम सैलरी जो है वो 8 लाख रुपए है। ओके। मेरे को ये जानना है क्या एनपीएस के अंदर मेरा इन्वेस्टमेंट करने का टैक्स सेविंग के पर्पज से या इन्वेस्टमेंट पर्पज से हेल्पफुल रहेगा? ठीक है, आप क्या गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर आप प्राइवेट में काम कर रहे हैं? हाँ, इसके अलावा और कोई आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है? अगर मैं ये समझना चाहूँ कि आपकी 8 लाख की अगर इनकम है एनुअली, रिटायरमेंट के बारे में आप सोच रहे हैं, लेकिन आई थिंक आप रिटायरमेंट के आपके, मैं मान के चलूंगा मोटा मोटी 9 साल के आसपास, 8 या 9 साल बाकी हैं। हाँ जी। इसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट्स आपने की हुई है? हाँ, मैंने पीपीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैंने ली हुई है। ठीक है। और क्या कहते हैं, कुछ बैंक के अंदर एफडी भी किया हुआ है। ठीक है। इसके अलावा मैं समझना चाहूंगा कि कितना आप मंथली रिटर्न चाहते हैं? अगर आप रिटायरमेंट जब करते हैं तो क्या मंथली कितना आपको लगता है कि आपको जरूरत पड़ेगी अपने खर्चों के हिसाब से? हाँ सर, मेरे को रिटर्न जो है 10 से 12% तक। ठीक है। 12% तक का रिटर्न मिलेगा तो अच्छा रहेगा, जिससे कि मेरी रिटायरमेंट के बाद के बाकी जो डेली लाइफ के खर्चे हैं उसको मैं मेंटेन कर सकूं। ठीक है। आपने चूंकि LIC की पॉलिसीज ली हैं, इसके अलावा कोई लायबिलिटीज आपके ऊपर इस समय पर जो आपको सर बस मेरे को एक डॉटर का एजुकेशन का और उसका मैरिज का लायबिलिटी है, अदरवाइज कोई ऐसा सच और लायबिलिटी नहीं है। उसके लिए अलग से इन्वेस्टमेंट आपका है एक तरह से? हाँ, वो लेके चल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, शुक्रिया शालिनी कॉल करने के लिए। पवन के सवाल से शुरू कर लेते हैं, कौन से सेक्टर्स चलेंगे और फिर शालिनी के सवाल पर आ जाते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि आने वाले समय में बैंकिंग सेक्टर परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो रुख है वो लिक्विडिटी की तरफ है। तो हमें लगता है कि शायद बैंकिंग सेक्टर से अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिले। साथ में कंज्यूमर गुड्स हमें लगता है कि जो सेक्टर है, क्योंकि डिमांड अगर हम देखें तो अच्छी रह सकती है, तो हमें लगता है कि कंज्यूमर गुड्स एक सेक्टर है जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, यानी कि आप फोकस रखें बैंकिंग और कंज्यूमर गुड्स या ड्यूरेबल्स के ऊपर। शालिनी को किस तरह से आप रिस्पॉन्ड करेंगे? इनकी उम्र लगभग 51 साल है। अगले 8 या 9 साल में अगर रिटायर होती हैं तो क्या एनपीएस के डोर्स ओपन है या फिर लगता है कि एग्रेसिवली कहीं और इनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखिए, एज मुझे लगता नहीं कि एग्रेसिव जाने की है, क्योंकि जो इनके आगे टारगेट्स हैं वो मैरिज है और आगे एजुकेशन भी है। तो मुझे लगता है कि वो जो एज है इनकी 8 या 9 साल पड़े हैं, तो मुझे लगता नहीं यहाँ पर ज़्यादा एग्रेसिव होने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि एनपीएस में LIC के कुछ पेंशन फंड्स हैं जहाँ पर 11-12% का रिटर्न मिलता है, वो मुझे लगता है कि वहाँ पर ये अडॉप्ट कर सकते हैं उसको। ठीक है। इसके अलावा क्या कुछ और, जैसे जो हमने जो ट्रेडिशनल प्लान्स देखे हैं जिसमें हम फिक्स डिपॉजिट्स कहते हैं या फिर रिकरिंग डिपॉजिट्स कहते हैं, क्या इसमें लगता है कोई एक्सपोजर दिया जा सकता है कोई सस्टेनेबल इनकम के लिए? क्योंकि आई थिंक 10 से 12% के रिटर्न को टारगेट कर रही हैं, यानी कि लगता है शायद कुछ एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट्स कर सकें। तो कुछ पैसा आपको लगता हो जो इक्विटी में जाए, या फिर लगता है थोड़ा बहुत सेफ भी हो और इक्विटी का भी इनको कुछ लाभ मिल सके? देखिए, उसके लिए बैलेंस फंड मेरे ख्याल से अच्छे रहेंगे, जहाँ पर उनको एक उतना एग्रेसिव तो नहीं, बट हाँ जितना ये टारगेट कर रहे हैं 11-12% उतना वहाँ उनको मिलता हुआ दिखाई देगा। HDFC के हैं, एक्सिस बैंक का बैलेंस फंड है, वो यहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदीप जुड़ रहे हैं अमृतसर से। इनका सवाल ले लेते हैं। प्रदीप नमस्कार।
प्रदीप, क्या आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? हाँ जी, हाँ आवाज़ आ रही है। अपना सवाल कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ मैं रिटायर हो गया हूँ, 2017 में रिटायर हुआ हूँ। ठीक है। तो मैंने वो पैसे इन्वेस्ट किए हैं, SBI में FD की है। मैं चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड में कोई ऐसे हो जिसमें ग्रोथ हो। ठीक है। वो कौन सा प्लान लेना चाहिए, वो SBI में लेना चाहिए या किस में लेना चाहिए इसको? आप 2008 में रिटायर हुए या 18 के अंदर? 17 में। 18 के अंदर, ठीक है। और कितना अमाउंट आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से चाहिए, मतलब कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? 2-3 लाख रुपया करना चाहो तो मंथली भी चाहिए ना हमें, मंथली। आप मंथली चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, ठीक है। कोई लायबिलिटीज यानी कि इस पैसे का कहीं और उपयोग की जरूरत तो नहीं है इस समय पर? लगता है बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन हाँ, इनका सब 2-3 लाख रुपए के आसपास पैसा इनके पास कॉर्पस है, लेकिन ये अब मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं रिटायरमेंट के बाद, यानी कि 18 में रिटायर हुए हैं। क्या रणनीति हो इनकी, आगे कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि SIP फॉर्म ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि SIP में अगर जाएंगे तो जो रिस्क हाई है वो यहाँ पर उनका डाइल्यूट हो जाएगा, तो उतना रिस्क नहीं रहेगा। और जो फंड है यहाँ पर अगर हम देखें तो ग्रोथ फंड जो है, जैसे L&T का है, वो ग्रोथ फंड उसको यूज़ कर सकते हैं। साथ में फ्रैंकलिन का है फंड, वो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ पर दोनों फंड्स में अच्छे रिटर्न्स भी हैं, तो मुझे लगता है कि ये SIP के फॉर्म में इन दोनों फंड्स में SIP ले सकते हैं। चलिए अनुज, शुक्रिया आज आप कार्यक्रम के अंदर आए, लेकिन कोई डिस्क्लेमर आपकी तरफ से, क्योंकि हमने म्यूचुअल फंड्स की कई बात की है। देखिए, मेरा इसमें जो अपना इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट है मेरा अपना, बट मेरा कोई मतलब ऐसा मोटिव नहीं है कि लोग वो रहें। शुक्रिया अनुज कार्यक्रम में आने के लिए और जो दर्शक हैं उनकी क्वेरीज को, उलझनों को सुलझाने के लिए। तो नया साल उम्मीद यही करते हैं आपके लिए नई उमंग तो लेकर के आए, लेकिन हम ये भी उम्मीद करेंगे कि आप जो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लें उसे भी ज़रूर पूरा करें। और न्यू ईयर रेजोल्यूशंस अगर आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के लिहाज से हो तो और भी ज़्यादा बेहतर होगा। बहरहाल 2019 में आपसे फिर होगी मुलाकात, जब हम पर्सनल फाइनेंस के लिहाज से और भी कई कार्यक्रम लेकर के आएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको आसान भाषा में पर्सनल फाइनेंस की बारीकियों को समझा सके। बहरहाल आज के इस अंक में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।